नमस्कार। आज स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के इस नए इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अजय यादव जी हैं, जो एक पुलिस अधिकारी होने के साथ-साथ उनकी विशेष भूमिका पेरेंटिंग की है। और वैसे पेरेंट्स समाज में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो अपनी इतनी महत्वपूर्ण प्रोफ़ेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इतने पैशनेट ढंग से अपने बच्चों के लिए समय दे रहे हैं। और उनके 2 बेटे आराध्या ने विश्व कप और एशिया कप जूनियर वर्ल्ड कप में भागीदारी की अंडर 19 में। और उनके दूसरे बेटे अचिंत ने रेलवे की तरफ से खेलते हुए अब भी वो रणजी कैंप कर रहे हैं कपूरथला में। और आराध्या, जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप अंडर 19 खेला, एशिया कप खेला, वो यूपी टीम की तरफ से रणजी खेलते हैं। तो एक ऐसे समाज में, एक ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से अजय जी का ताल्लुक है, जहाँ ये कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो एक पुलिस अधिकारी रहते हुए उनको किस बात ने मोटिवेट किया कि उन्होंने अपने बच्चों को अपना कैरियर चुनने की आज़ादी दी? बताइए। सर नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। सर ये बड़ा वास्तव में बहुत चैलेंजिंग मुद्दा था। हम बच्चे थे, जब हमारे पेरेंट्स हमको ग्रूम कर रहे थे, हमें टारगेट की तरफ लेके जा रहे थे। फिर धीरे धीरे जब ये बच्चे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए, हमारे बच्चे हुए, तो मैं उनको स्कूल लेके जाता था। एक ड्रीम था हमारा कि दिल्ली जैसी जगह पे हमें नौकरी मिली है, दिल्ली पुलिस में। इनको पढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण मिलेगा, इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनको आईएएस बनाएंगे, पीसीएस बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। ये तमाम सारी फीलिंग्स थी, इससे ज़्यादा सोच नहीं मिलता था। क्योंकि हमारी पेरेंटिंग जो हुई थी, उनमें यही था कि पढ़ लिख के कुछ न कुछ जरूर बनना, जैसा आपने बताया। क्योंकि खेलने कूदने को कैरियर के रूप में कोई स्थान नहीं दिया गया था। मैं इनका पीटीएम अटेंड करने गया था। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो जब क्लास 3rd में बड़ा बेटा पढ़ता था तो पीटीएम अटेंड करने गया। पीटीएम अटेंड करने के बाद जब हमारे पास टीचर ने हमको उनका रिपोर्ट कार्ड दिया, तो उसमें बड़ा अच्छा उनका A++ था। बोला, स्टार चाइल्ड आप क्लास है आपका बेटा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ आपको कुछ है तो हमसे बताइए। हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि हम लोग शायद कभी पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट थे। स्टार चाइल्ड सुन के ही बहुत हमारे लिए बहुत अजीब अचीवमेंट था। फिर नीचे आया तो हमको स्पोर्ट्स टीचर मिले। उन्होंने हमसे पूछा कि आप इनके फादर हैं? मैं कहा जी फादर हूँ। तो बड़ा बेटा था अंचित, क्लास 3rd में था। बोले आप इनको क्रिकेट से जोड़िए, इनके अंदर क्रिकेट है। अच्छा। मैंने कहा क्रिकेट है मतलब क्रिकेट कैरियर के रूप में अचीव कर सकते हैं कुछ न कुछ। हम कहे आप कैसे कह सकते हो, ऊपर टीचर कह रही है कि ये स्टार चाइल्ड है, आप कह इसमें क्रिकेट कैरियर के रूप में। तो ये सोचते हुए मैं मेरे सामने उनसे जानने का उत्सुकता हुआ कि कैसे आप इस फीडबैक को दे रहे हैं। तो बोले मैं वॉलीबॉल का कोच हूँ यहाँ पे। अच्छा। और मैं एक पीरियड मुझे मिलता है 40 मिनट का। मैं बच्चों को फीडिंग करता हूँ। 5-6 बॉल कॉस्को की होती है, हर बच्चा 5-6 बॉल खेलता है, तब तक पीरियड ओवर हो जाता है। आपके बेटे को मैंने एक बॉल फीड किया, उसने दीवार पे चक्का मार दिया। बच्चे हंसने लगे, ताली बजाने लगे। मैंने दूसरी फीड किया, उसने दूसरी भी मार दिया, उसमें भी बच्चे हंसने लगे। तो मुझे तीसरी बॉल मैंने उसके साथ जाती की कि लो इसको आउट कर देता हूं, ताकि ये जो ताली बजा के हंस रहे बच्चे ये रह जाएंगे। उन्होंने तीसरी फेंका, मैंने तो बोला उसने एडजस्ट करके क्रिकेट खेला। तब मुझे लगा कि इसमें कुछ डिफरेंट है। फिर मैंने 3 बॉल चेक करने के लिए फेंका, तो सर मैं क्रिकेट का कोच नहीं हूं, आप क्रिकेट के किसी कोच से, गाइड करने वाले से जोड़िए इनको, इनका कैरियर बन सकता है। तो वो दिन मेरे लिए बड़ा दुविधा का विषय था, चूज करने का, कैसे चूज करूं। फिर मुझे लगा कि मैं अपनी सोच क्यों बच्चों पे इम्पोज करूं, कि मैं इन्हें पीसीएस बनाऊं, आईएएस बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, क्या कुछ बनाऊं, एमबीए करा के कुछ अच्छी जगह लेके जाऊं। मैंने कहा ले आओ इनको फीडबैक के हिसाब से एक सेंसिटाइजेशन देता हूं उसी स्टेज पे भी, कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों को के तालमेल को जोड़ता हूं। जहां इनका ज्यादा इंटरेस्ट दिखेगा, जहां ज्यादा अचीवमेंट दिखेगा, वो इंटरेस्ट और अचीवमेंट वाली जगह को इनके कैरियर के रूप में मैं सपोर्ट करूंगा। बहुत अच्छा। वो वो टर्निंग पॉइंट। किस क्लास में थे तब? बड़ा बेटा क्लास 3rd में था। अच्छा। और छोटा क्लास फर्स्ट अंचित 3rd में थे अंचित और यादव जी, आराध्य वो फर्स्ट में था फर्स्ट में थे। जी। बहुत अच्छा। तो उतनी कम उम्र में ये जब आपको सेंसिटाइजेशन हुआ,
तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब बच्चों के साथ कोई बातचीत की या आपको जो चले गए? सर जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था वो था सोसाइटी का चैलेंज। जितने लोग अगल बगल हमारे रहते थे, जो रिलेशन, आपके परिवार में तो अधिकारी परिवार रहे हैं, पढ़े लिखे वाला पृष्ठभूमि था। मुझे ये लगता था हर आदमी जब एंड होता था सेशन का तो रिपोर्ट कार्ड पूछता था कि क्या अचीवमेंट रहा एजुकेशनल। ये सबसे बड़ा चैलेंज था डिसीजन लेने में। तो मैंने अपने बड़े भाई जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में थे, मैंने उनसे पूछा कि मुझे आज ऐसा एक फीडबैक मिला है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, हम रिस्क नहीं ले सकते थे। हमारे लिए चैलेंज था जिस पृष्ठभूमि से थे कि अगर नौकरी नहीं पाए तो घर परिवार सारे सिस्टम को कैसे सपोर्ट करें। लेकिन अब इनके लिए चैलेंज नहीं है, इनको हम इनके इंटरेस्ट के कैरियर में सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर एक फीडबैक मिला है तो तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए, और वो मेरी स्ट्रेंथ बना। टीचर जो थे उनकी फीडबैकिंग और मेरे जो बड़े भाई थे विजय भैया का जो उनका सपोर्ट था कि नहीं हमें सपोर्ट दो, इनको कैरियर के लिए इनका इंटरेस्ट चेक करो, वो एक स्ट्रेंथ बना हमारे लिए। फिर बाकी मैंने और किसी को ध्यान नहीं दिया। हर आदमी रिपोर्ट कार्ड शेयर करता था कि मेरा बेटा 90+ पाया, 100 पाया, ये मेरे लिए चैलेंज बन जाता था। मैं उनको ये बताता था कि मेरा बेटा जो है एक मैच खेलने गया था, उसमें 50 रन बनाया, तो उनको ये लगता था कि इवन देन एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी रहा। जब क्रिकेट ये खेलने लगे तो छोटा बेटा जो है बोर्ड की क्रिकेट में 11.5 साल में सेलेक्ट हो गया था। अच्छा। यूपी के अंडर 14 एज में, जो छोटा वाला था। बड़ा वाला भी 12.5 में दिल्ली से बोर्ड क्रिकेट में सेलेक्ट हो गया। तो ये काफी दिन तक स्कूल नहीं जा पाया। तो जब स्कूल गया, प्रिंसिपल और जो वो लोग थे उनको पता था कि ये गया है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, लेकिन जो इंग्लिश की टीचर थी उनका काम बहुत बाकी था। तो जब ये स्कूल में पहुंचा तो उन्होंने बोला इंग्लिश की कॉपी दिखाओ, तुम्हारे होमवर्क पूरे नहीं। तो उन्होंने उसको बोला नहीं, सारे पीरियड में तुम्हें होमवर्क पूरा करना, और बिना इसे पूरा करने में नहीं जाने। उनका पीरियड ओवर हो गया, लेकिन वो जिस जगह उनका पीरियड लगा था वहां लेके गई। और इवन देन इसने बोला कि मैं आज और बाकी क्लास कर लेता हूँ, मैं कर लूंगा, मैं था नहीं, खेलने गया था। बोले खेलने कहाँ गए थे? बोले क्रिकेट खेलने गए थे। बोले क्रिकेट तो गली कूचे में हर कोई खेलता रहता है, ये तुम्हारे एक्सक्यूज नहीं बनेगा। वो परेशान सा हुआ, उसको लगा मैं बोर्ड खेल के आया हूँ, इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं है, टीचर को मेरे इस खेलने का कोई अचीवमेंट नहीं है। छोटा बच्चा था, उसको लगा कि नहीं होमवर्क पूरा करना ही एक अचीवमेंट है। तो उसने बोला कि मैम एक बार मैं अपने पापा को फोन कर लेता हूँ, ताकि अब मैं वो उनसे पूछ लूं कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊं या पढ़ाई करूं। तब उनको कुछ सीरियसनेस का आभास हुआ टीचर को कि पेरेंट्स को बताना चाहता है कि मेरा खेलने की वजह से होमवर्क रह गया है, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। तब उन्होंने प्रिंसिपल के पास उसे लेके गई। फिर प्रिंसिपल ने बताया कि नहीं, ये मेरिटोरियस स्पोर्ट्स प्लेयर है, इसको सपोर्ट करो, टाइम दो, और इसका होमवर्क खुद बैठ के कराओ। तो सर स्कूल ने भी बड़ा कोऑपरेट किया उसके बाद से। तो वो ये सब सारी चीजें एक स्ट्रेंथ बनी इनको सपोर्ट करने का। देखिए, तो जैसे आपका जो डेडिकेशन है, इतनी व्यस्तता वाली आपकी अपनी नौकरी है, लेकिन आप उनको कोचिंग दिलाने के पूरे इस उद्देश्य में आप खुद भी उनके साथ रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको वक्त देते हैं, उनको मेंटल सपोर्ट देते हैं, उनके खान पान का पूरा ख्याल रखते हैं। तो ये जो आपका डेडिकेशन है जी, तो कब ये आपको महसूस हो गया कि नहीं, अगर मैं इनको इनपुट दूंगा, इनको सपोर्ट दूंगा, सो दे कैन डू वंडर, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं? सर ये बहुत बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है आपका। मैं बता दूं, मुझे बड़ा जल्दी एक चीज रियलाइज हुआ था कि जब बच्चा अपनी फील्ड में कोई सक्सेस लेके आता था तो उस सक्सेस के लिए हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन काउंट कराता था कि मैंने गाइड किया, मैंने ये किया। लेकिन जैसे ही किसान पोत के भंडारी एक पेरेंट के रूप में जब मुझे ये लगता था कि फेल्योर होके किसी पार्ट पे आया कि आपकी गाइडेंस है, सपोज करिए, और उसे यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए था क्रिकेट में या स्कूल में, फेल्योर हो गया, तो हर कोई एक्सक्यूजेज और अपनी एक्सपर्टीज देता था कि मैं कहता था कि पढ़ाई कर लो, नहीं तो ये हो जाओगे, मैं कहता था कि प्रैक्टिस ऐसे करो, इसको कहता हूं कि जब टाइम हो तो रुक के खेलो, देख के खेलो, कैलकुलेट करके खेलो। लेकिन मैं सोचता था कि ये बच्चा है, जितना ये ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, क्या इसके अंदर इतनी ऑब्जर्वेशन है? तो अगर उतनी ऑब्जर्वेशन नहीं है तो वो भी तो ग्रूम करने का टाइम है। तब मैं कहा कि वो टाइम जो होता था जहां बच्चा टूट जाता है, हर किसी के
आलोचना पिंच करने पे, हाँ, वहां पेरेंट्स की जरूरत होती है। बहुत अच्छा। उस जगह अगर आप उसके पीठ पे और कंधे पे हाथ रख दीजिए तो उसका मनोबल बढ़ जाता है और वो दोबारा चैलेंज के रूप में लेता है उस फेल्योर को और सक्सेस बन के दिखाता है। तो वो समझ के आने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि जिस भी फील्ड में अपना कैरियर ऑप्ट किए हुए हैं वहां जहां इनका फेल्योर आएगा वहां मैं जरूर इनके साथ। बहुत अच्छा, यही एक्चुअली पेरेंट्स की भूमिका। और मैं इनको ये बताता था कि 28 साल तक की उम्र में तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मेरा कैरियर क्या होगा, तुम्हें ये सोचना है कि मुझे अपना 100% अपनी फील्ड में देना है। मैं नहीं सक्सेस होऊंगा तो फिर मैं कैरियर के बारे में सोचूंगा, लेकिन इस फील्ड में जिसको तुमने चूज किया है उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढने कि मैं कहां से अपना स्टेब्लिशमेंट करूं। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट किया और उस टाइम मैनेजमेंट में मैं अपने प्रोफेशन के साथ, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के लिए भी एक एग्जाम्पल बनना चाहता था कि मैं अपने काम को करते, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल का मेरा प्रोफेशन है, नहीं, बड़े एक्सपर्टाइज गाइडेंस आपका नाम है, आपकी शोहरत है। तो हमने जिन जिन अधिकारियों के सामने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हमने उसको भी बखूबी निभाया। और टाइम, और जब आप काम कर लीजिए और सीनियर ऑफिसर से अपने बच्चों के कैरियर के लिए आप समय ढूंढिए तो जरूर मिलता है सर। दिक्कत डिफिकल्टीज उनको आती है जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं और एक ही टाइम पर दोनों जरूरी चीजों को लाके होल्ड कर देते हैं। तो मैंने मैनेज किया। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि दरअसल अपने से अगर हम झूठ बोलते हैं जी तभी पराजय होती है। एग्जैक्टली, अगर हम अपने से झूठ नहीं बोले बिल्कुल तो पराजय की संभावना। और इस जो आपने ये लाइन बोली ना सर, इस पे भी मैं आपको बता रहा हूं कि जब बच्चे जाते थे तो कभी 100 रन बना के आते थे और कभी 0 पे आउट होके आते थे। तो जब वो आते थे तो एक बार उनके छोटे पे फीलिंग्स होती थी कि पापा कहीं नाराज ना हो, तो इस 0 का एक्सक्यूज देना चाहे इनिशियल स्टेज पे। मैंने उनको तुरंत पेरेंटिंग वाला रोल यहाँ शुरू हुआ। मैंने कहा बेटा नहीं, अगर तुम झूठ बोल दोगे तो हम तुम्हारे लिए रास्ते तय नहीं कर पाएंगे कि इस कमी को कैसे दूर करें, इसलिए तुम वो बताना जो तुमने फील किया इस 0 के टाइम पे। तो आके बताते थे पापा बॉलर बहुत अच्छा था, उसकी बॉल स्विंग की। तो हम कोच से शेयर करते थे कि स्विंग बॉलर पे इसे डिफिकल्टी हुई, इसको ट्रेन कीजिए। तो जो सर वहां पे अपने से झूठ बोलने वाली बात आपने कही, उन बच्चों ने हमेशा ट्रू स्पीकिंग, अपनी फेलियर को भी हमारे साथ ट्रू शेयर किया, अपनी सक्सेस को भी एंजॉय किया तो ट्रू शेयर किया। वो एक पेरेंटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे का भी, कि आप इतना नजदीक लाइए उन्हें कि वो आपसे हर चीज और अपने आप से कभी भी हाइड ना करें, कोई चीज शेयर करें। बहुत अच्छा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पेरेंटिंग में भी कि अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, बच्चों का आपके साथ ट्रस्ट है और वो हर चीज आपसे शेयर करते हैं तो इससे बेहतर मुझे लगता है कि बॉन्डिंग नहीं। सर अभी जानते हैं क्रिकेट में जब हम उनको लेके जाने लगे तो हमको बड़े सारे पेरेंट्स मिले, हम जिस एकेडमी से जोड़े, तो उसमें लोग कहते, मैं कहता चलो मैच है बच्चे का देखने चलते हैं, तो कहते नहीं नहीं मेरा बेटा जो है जब मैं जाता हूं तो नर्वस हो जाता है। तो मैं अपने से कंपेयर करता था कि देयर आर समथिंग डिफरेंट इनकी पेरेंटिंग और हमारी पेरेंटिंग में। मेरा बेटा मुझे चाहता था हर जगह, जहां वो खेलने जाता था वो ही ऑलवेज लव कि मैं देख रहा हूं, और वो मुझे एंजॉय करता था ग्राउंड पे। कितने और देख रहे हैं, उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ उसे तब मिलती थी जब मैं वहां ग्राउंड पे होता था। तो मैं सोचा कि यहां भी एक पेरेंटिंग रिक्वायर्ड है। वो इसलिए ऐसा नर्वस, जब वो फेल्योर होके बच्चा आता है तो बाप भी उसको डांटता है, बाप भी उसकी फेल्योर को ज्यादा पिन पॉइंट करता है। तब बच्चा सोचता है कि जब बाप रहते हैं तो मैं नर्वस होके फेल्योर हो जाता हूं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हर फेल्योर की जगह अपने बेटे की स्ट्रेंथ बनना है, जब तक वो आप पे डिपेंड है। इसमें माताओं की भूमिका आप कैसे देखते हैं? जो बच्चे खेल में अच्छा कर रहे हैं, आपके दोनों बेटे रणजी कैंप कर रहे हैं, रणजी टीम में हैं, माताओं की भूमिका इसमें कैसे देखते हैं? अब सर देखिए, ये मैं आपको एक बात बताता हूं कि माताओं की आज की डेट में हमारे समाज में बड़ा चैलेंज के साथ 2 भूमिकाएं आती हैं और हमें उसमें भी एक कोऑर्डिनेशन बनाने की रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में माताओं का एक्सपोजर इस लेवल पे नहीं है, कुछ कुछ कि वो अपने बच्चों को ये समझ पाए कि स्पोर्ट्स कैरियर बनेगा और हम इसको सपोर्ट करें। उनको चिंता होती है अपने बच्चों, वो भी सोशल प्रेशर है ना। एग्जैक्टली, उनको चिंता होती है क्योंकि पड़ोसी जरूर आके पूछती है कि 90 आया कि नहीं बच्चे का। तो उसमें क्या था, वहां भी हमने कॉम्बिनेशन बनाया। हमने कॉम्बिनेशन बनाया कि देखो एक आदमी को
सामान्य जीवन यापन करने के लिए 40-50 हजार रुपए की नौकरी अगर मिल जाए तो सामान्य जीवन यापन कर लेता है। तुम्हारा बेटा अगर फेल्योर होगा तो वो जितना सीखा हुआ होगा, अगर उसे सिखाने का रोल कहीं प्ले करेगा तो 30-40-50 हजार रुपए के लिए मोहताज नहीं होगा। तो इसे फेल्योर मत मानो कि अगर नहीं सक्सेस हुआ, उस जगह पहुंच पाया, तो भी अपना कैरियर वो बना लेगा। तो मैंने उनको भी कॉन्फिडेंस दिया। तो सर कई बार वो सपोर्ट भी माना जाता है जहां आपके इनिशिएटिव में विरोध ना किया जाए। तो मेरी मतलब जो माता है बच्चों की, जो मेरी पत्नी है, उन्होंने मेरे किसी इनिशिएटिव में कोई ऑब्स्टिकल नहीं बनी। ये सपोर्ट था, उनको मालूम नहीं था कि मुझे क्या सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट उनका बहुत था कि सुबह 5 बजे उठ के अगर ग्राउंड जाना है तो 5 बजे बच्चे के लिए अगर टिफिन की जरूरत है, वहां कुछ नहीं मिलना है तो जरूर तैयार करवाया। कपड़े अगर धुल के उनके पहने जाने चाहिए तो उसे उनके समय पर जरूर रेडी कराया। कब उसे आना है, उस आने के टाइम पे उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और हाँ, एक गैप होता है सर फादर और मदर के रिलेशन में बच्चों के साथ, उस गैप को भी बहुत बखूबी निभाया। क्योंकि बच्चे कहीं हमसे कुछ चीजें ऐसा होता है जो नहीं कह पाते, वो माँ से कहते हैं। ठीक बात है। उसे भी हमें पॉजिटिव लेना है और लेके समझना है कि उनसे कही गई बातों में कितने को हमें सपोर्ट में लेना है, कितनों को हमें समझा के वहां तक ट्रैक पे ले जाना है कि ये इसलिए है कि इससे तुम्हारे करियर में ऐसा। जैसे हमने कई बार सर रूल बनाया कि 8 बजे शाम को अपना मोबाइल फोन हमारे पास रख दोगे। जब वो ग्रोइंग एज में आए, हम एक पुलिस में नौकरी करते थे, हम जानते थे कि अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है इस मोबाइल से। हम ये सोचते थे कि मोबाइल हमारे रूम में रख दो। उन्होंने बोला पापा हम ऑफ कर दे रहे हैं। मैं कहा नहीं, ऑफ नहीं, हमारे रूम में रख दो। आओ इसका कारण बताते हैं कि मोबाइल पे तुम डिपेंडेंट हो। कई सारे ऐसे मैसेज आते हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी होते हैं। जब तुम अपने बगल में ऑफ करके रख के सोओगे तो तुम्हारे माइंड में एक फीलिंग है कि बगल में तुम्हारा मोबाइल है। हो सकता हो तुम्हारा नींद उठे तो तुम मोबाइल की तरफ जाओ कि कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है। जब तुम्हारे कमरे से मोबाइल हटा होगा तो तुम साउंड स्लीप लोगे कि मोबाइल की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, मेरे फादर है, अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो ही विल कन्वे मी। तो जब तुम्हारे सोने का समय है तो तुम एकदम फुल्ली रेस्ट करो, सुबह उठो, अपने काम पे आओ, अपने मोबाइल को यूज करो। तो ये कम्युनिकेशन, वो माँ से कई बार कहते थे मोबाइल हम बंद कर देंगे मम्मी, पापा से बोल दो। तो जब हम ये कम्युनिकेट करते थे, उनको बताते थे कि इसलिए, तो कन्विंस हुए और वो अपने आप ही जब उनके सोने का टाइम हुआ मोबाइल ऑफ किया, उन्होंने हमारे रूम में रख दिया। और ये बहुत अच्छा किया। अभी आप जान ही रहे होंगे आजकल बहुत सारे स्पोर्ट्स में स्लीप थेरेपी की भी चल रही है और थेरेपिस्ट की मदद ली जाती है ताकि खिलाड़ी किसी भी मैच, किसी भी इवेंट से पहले एक अच्छी नींद लें। कोई ऐसा क्षण आया जिसमें आप बहुत भावुक हो गए अपने बच्चों को खेलते? भावुक इसलिए वैसे मेरा बड़ा बेटा जिसका फीडबैक मिला था क्रिकेट का, किसमें क्रिकेट है, उसको लेके ही हमने क्रिकेट शुरू किया था। एक समय ऐसा आया कि वो गिर गया, उसके हाथ में इंजरी हो गई और इंजरी का जब हमने सिटी स्कैन कराया तो पता चला एक हैवियट हुक बोन होती है। अच्छा। वो फ्रैक्चर है। हमने एक्सपर्टाइज डॉक्टर को दिखाया जो रिस्ट एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने बोला कि हैवियट बोन का फ्रैक्चर जुड़ता नहीं है। अरे। वो ऑपरेट होता है और जब ऑपरेट होगा तो वो बोन जब निकलती है तो उसमें से सारी नर्व्स निकल जाती है। तो जो 4 उंगलियां होंगी वो पैरालाइज हो जाएंगी। तो ही कैन नॉट होल्ड बैट, वो फ्यूचर में क्रिकेट नहीं खोलेगा। और मैं इस एक्सपर्टीज के साथ जब डॉक्टर के पास चैम्बर में बैठा था तो जब डॉक्टर ने बोला कि दर्द तो ठीक हो जाएगा पर ये क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, तो 1 मिनट के लिए मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए इससे बड़ा और क्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उसका डीप इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, क्रिकेटर बनने का। जब मैं बाहर निकला तो मेरे पास आके मुझसे लिपट के बोला कि पापा मैं विकलांग क्रिकेट खेलूंगा, पर मैं खेलूंगा क्रिकेट। मेरा हाथ अगर नहीं चलेगा तो मुझे विकलांग वाला क्रिकेट खिला देना। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि हमारे एक डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर जीपी पाठक, उन्होंने बोला कि आई विल टेक एक चांस। बच्चा छोटा है, स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं इसके प्लास्टर करता हूं लंबा। अच्छा। और चेक करता हूं हैवियट हिप बोन जुड़ती है या नहीं।
और 4 महीने के प्लास्टर रखा उन्होंने सर। अच्छा। बीच बीच में काटते रहते थे, हाथ की मसाजिंग कर देते थे। हम्म, बोले ये मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है, अच्छा, बट चूंकि मैं आप एक्सपेरिमेंट हमारे कर रहा फैमिली हूँ। हाँ। मेंबर हैं, इसलिए चूंकि हाथ पैरालाइज होना ही है तो फिर प्लास्टर लग के हो जाए। अच्छा। और सर 4 महीने के बाद वाह। जब वो प्लास्टर कटा तो मैं अपने गांव चला गया। हम्म, मुझे ये लगा कि अगर ये दोबारा सिटी स्कैन में बात आया कि वो नहीं जुड़ी और अभी नहीं खेल सकता तो मेरे लिए क्षण भारी होगा, और मेरा बेटा अगर इससे डिमोरलाइज होगा तो मैं भी डिमोरलाइज होगा। मैं गांव चला गया सर, और वो 2 अक्टूबर की बात थी। और जब अपोलो में सिटी स्कैन हुआ तो जो डॉक्टर ने जब सिटी स्कैन को एनालाइज किया तो बाहर आके उन्होंने बोला चमत्कार है, और हैवियट हुक बोन जुड़ गई। बस स्ट्रेंथ बहुत वीक हो गई है बच्चे की, उसको स्ट्रेंथ लानी होगी। और सर स्ट्रेंथ के लिए उस लड़के ने जो जो जी जान मेहनत की कि उसने तुरंत विद इन 2-3 मंथ वो पिक कर लिया, और जब पहली बार फिर से ग्राउंड पे उतरा तो पहले ही दिन उसने 50 रन बनाए। और वो उस ट्रॉमा फेज का सबसे बेहतर पल था जब वो दोबारा कमबैक किया इस बड़े ट्रॉमा से। एक शेर मैंने कहीं सुना था कि रुक जाओगे तो पांव पत्थर हो जाएंगे जी, रुक जाओगे तो पांव पत्थर हो जाओगे, चलते रहोगे तो जमीन हम सफर बन जाएगी। बिल्कुल ये वही कहानी, एग्जैक्टली वही कहानी। वेरी गुड। वो बहुत कभी आपको निराशा हुई? कभी निराशा, जैसे वर्ल्ड कप में जब आपका बेटा सेलेक्ट हुआ अंडर 19 में, तो सर आपकी उम्मीद जो कुछ तो रही होगी मन सर में। जैसे उसने एशिया कप खेला जी। पाकिस्तान के अगेंस्ट अकेला 50 रन बनाया अपनी टीम की तरफ से, एक बड़ा होप दे के गया, बड़ा चैलेंजिंग था, हर जगह परफॉर्म करके गया था। वर्ल्ड कप में जिस दिन उसकी प्लेइंग थी उसी दिन उसे कोविड डिटेक्ट हो गया। अरे, वो पूरे टूर्नामेंट में वो कोविड अफेक्टेड रहा, खेल नहीं पाया। ये बड़ी निराशा का क्षण था मेरे लिए, इसलिए नहीं कि वो खेल नहीं पाया, कोविड एक ऐसा फैक्टर बन के आया तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन वो एक निराशा का क्षण था। फिर बाकी चीजें सर मैं आपको बताऊं, निराशा मुझे इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने जो फेल्योर पार्ट था उसी को टारगेट बना के इसको चूज किया था। बिल्कुल। मुझे लगा था सक्सेस नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, तो कभी मुझे निराशा नहीं थी। सक्सेस को मैंने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होनी थी। हाँ, आपने वीकनेस मैंने को मेहनत बना ली। मैंने कहा कि तुम टारगेट करो। हम कहे सर आईएएस के इंटरव्यू होता है, बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट है, स्कॉलर है जो पढ़ते हैं, अच्छा नंबर्स पाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, 3-3 अटेम्प्ट अपना इंटरव्यू देते हैं, नहीं सक्सेस होते। उनकी काबिलियत पे शक नहीं किया जा सकता बतौर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने तो अपना भरपूर किया और दिया। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा मैं वो पेरेंट होऊंगा, सक्सेसफुल पेरेंट, कि अगर तुम अपनी मेहनत से इंटरव्यू तक चले गए तो मैं मानूंगा कि तुमने वो अचीवमेंट हासिल कर लिया जिसके लिए तुम काम कर रहे थे। तुम अपना 100% दो, सक्सेस पे कभी बहुत अच्छा। देखिए मतलब हमने अपनी पेरेंटिंग की किताब जो आपको मैं बता रहा था, इंटरनेट युग में बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों की चुनौतियां, उसमें एक चैप्टर मैंने लर्निंग फ्रॉम फेल्योर पे ही लिखा। अच्छा। सफलताओं से कैसे सीखना है। जी जी, क्योंकि किसी के भी जीवन में सफलता का ग्राफ सीधे नहीं जाता है वो। और मैं कहता हूं कि सोसाइटी में पेरेंट्स के लिए आपकी ये बुक सर ना, ये वो स्ट्रेंथ देगी। अगर आप असफलताओं से सीखने वाला बात करते हैं जी, तो आप कभी असफल हो ही नहीं सकते। मैं असफल होने के लिए अगर किसी काम को कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं असफल होऊंगा तो मुझे तो अचीवमेंट ही मिलेगा ना। मेरी जब मैं ट्रेनिंग करता था सर, तो मेरी आईजी ट्रेनिंग किरण बेदी मैम थी, तो उन्होंने बोला था कि लाइफ में अपनी जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ काम करो, और वो हमने उसी दिन सीखा। बिल्कुल। किसी रिलेशन में जीरो एक्सपेक्टेशन रखो, बिल्कुल। किसी अचीवमेंट के लिए जीरो एक्सपेक्टेशन रख के अपना 100% दो, मिलेगा तो खुशी होगी, नहीं मिलेगा तो एंजॉय करोगे कि मेरी एक्सपेक्टेशन तो कुछ थी नहीं। हम लोग जिस बैकग्राउंड से, जिस ग्रामीण इलाकों से आए, दिल्ली आए, इलाहाबाद होते हुए यहाँ आए, तो ईश्वर का भी, समाज का भी, सबका बड़ा ही योगदान रहा। जी बिल्कुल, चीजें बहुत अच्छी हैं। आप बाकी पेरेंट्स को जो इनके बच्चे स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ जुड़ पाया, आप लक्ष्य बना लीजिए। अगर आपने अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि उसे मैं इंग्लैंड और अमेरिका और देश के बड़े सशक्त जगहों पे भेज के बड़ा सक्सेसफुल बनाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपने किस टारगेट से किया है। लेकिन मैं तो इतना ही जानता हूं जी सर
कि उनको एक ह्यूमन बीइंग जरूर बनाइए, और ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए आप उनसे जितना ज्यादा कनेक्ट होंगे, आप जितना ज्यादा उनके लिए ट्रू होंगे, और जितना ज्यादा आप उनको इतना सहज बना लेंगे कि वो आपसे ट्रू हो पाए, इससे बेस्ट और कोई आपका पेरेंटिंग नहीं होगा। और सर, अगर बच्चा जो पुराना मूल्य एजुकेशन का था और जो वर्तमान है वो बड़ा बदला है, उसकी कॉम्बिनेशन में भी पेरेंटिंग की जरूरत है। परंपरा से रिश्ता भी रखना हम बच्चे को यही कहते हैं, बेटा तुम पढ़ लिख लो, अमेरिका में सेट हो जाओ, नहीं, सिर्फ यही उसका रोल नहीं है। कहते नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ड्यूटी और राइट दोनों दिया, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों दिए। पहले ड्यूटी बताओ बच्चे को, फिर राइट क्लेम करना उसे आ जाएगा। हम जब तक बच्चे को ग्रो करते हैं उसके कंधे पे हमारे हाथ की जरूरत है, पर उसे ये एजुकेशन देना मत भूलो कि बेटा एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे हाथ को हमारे कंधे पे जरूरत पड़ेगी। बहुत अपने हाथ को उतना दूर लेके मत चले जाओ, अपनी फीलिंग्स में अपनी इतना ज्यादा इंडिपेंडेंसी मत ला दो कि हाथ कंधे पर रखते समय तुम्हें सेम फील हो, क्योंकि वो दौर ऐसा होगा जो तुमने अपना बचपन के उस दौर को नहीं देखा, तुम्हें देख के सीखना है। ये एजुकेशन, ये पेरेंटिंग बहुत जरूरत है, जो आज की डेट में हम सोचते हैं कि हमारी यूनिट फैमिली है। आजकल लोग शादी विवाह ढूंढने जाते सोचते हैं कि बच्चे कुछ और ना हो फैमिली में, लड़का है, एक है, बेटा है, सब कुछ है उसकी। मैं तो चाहता हूं कि ये ढूंढो कितनी ब्रांचेज है उस परिवार की, ज्वाइंट फैमिली हो जितना। छोटी सी बात को लेके सर डिफरेंसेज आ जाते हैं, ये हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। अगर उसमें अच्छी पेरेंटिंग होती, रूट बेस्ड रिलेशंस होते, तो उतनी बातें डिफरेंस पैदा करती। तो इन चीजों को नहीं भूलना है कि हमें रूट से कनेक्ट रखना अपने बच्चों को, और हमें उनसे इतना सहज तरीके से कनेक्ट होना है कि हम उनके साथ उनकी फेल्योर में, और उनकी कभी बच्चा कुछ गलत कर जाए तो उसमें फंसता ना चला जाए। आप इतना उसको कनेक्ट कीजिए कि वो आए और आपसे बताए कि पापा मेरे साथ ये गलती हो गई, और आप उसे जड़ मत दीजिए कि तुमसे गलती हो गई, मैंने मना किया था, हो गई है चीज, आके बताया है आपको, एक्सेप्ट कीजिए और रास्ता दीजिए। दोस्त बनिए, मित्र बनिए, रास्ता दीजिए और सुधारिए। ऐसा मत कीजिए कि वो बड़ा स्टेप ले ले और फिर गलती हो तो आपसे बता ना पाए। ये इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने अजय जी। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आप काउंसलिंग भी लोगों की करते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, और आपके बच्चे रणजी खेल रहे हैं और उनका भविष्य और उज्जवल हो, मैं ऐसी शुभकामना करता हूं। आपने बात की हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा, और दूसरे पेरेंट्स के लिए भी ये एक मोटिवेशन होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ये बातचीत सुनने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।